नमस्कार, मैं संदीप कसालकर। 3.o टीवी में आप सभी का स्वागत है। वेब3 वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ क्रिप्टो की दुनिया में। सबसे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। सेल ऑफ जारी रहने के बीच बीटीसी 5% से ज्यादा फिसला। मर्ज से पहले ईटीएच में आई 8% की गिरावट। आरबीआई डिप्टी गवर्नर ने कही पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस साल डिजिटल करेंसी को लॉन्च करने की बात। मर्ज से पहले बायनांस ने यूएस में इथेरियम स्टेकिंग को किया शुरू। बैंक करप वॉयजर डिजिटल 13 सितंबर को रखने वाला है एसेट ऑक्शन। डिफाई प्लेटफॉर्म कर्व फाइनेंस ने सीआरवी यूएसडी स्टेबल कॉइन की ओर बढ़ाया पहला कदम। एवलांचे फ्लैश लोन अटैक में चोरी हुए $370,000। हीरो कैपिटल ने गेम्स मेटावर्स इनोवेटर्स को टारगेट करने के लिए 300 मिलियन यूरोस पर दूसरा फंड किया क्लोज। क्रिप्टो एक्सचेंज जिपमेक्स के खिलाफ थाई एसईसी ने पुलिस में दर्ज की शिकायत। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मैक्रो इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल न्यूज का एक संयोजन बिटकॉइन और स्टॉक सहित रिस्कियर एसेट्स की कीमतों को नीचे खींच रहा है। इस तरह से मंगलवार को बिटकॉइन $19,000 से नीचे गिरकर $18,850 पर ट्रेड कर रहा था, जो 4 जुलाई के बाद पहली बार बिटकॉइन को 2022 के निचले स्तर $17,600 के दायरे में वापस लाया है, जिसे इसने जून में छुआ था। जबकि इथेरियम भी 6.23% की गिरावट के साथ $1,540 पर ट्रेड कर रहा था। इथेरियम यानी ईटीएच, इथेरियम क्लासिक यानी ईटीसी और लीडो फाइनेंस यानी लीडो सहित मर्ज रिलेटेड क्रिप्टो करेंसीज ने पिछले 24 घंटों में गंभीर नुकसान दर्ज की है। मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी क्रिप्टो मार्केट के लिए फेवरेबल नहीं है। फेड को इन्फ्लेशन से निपटने के लिए अपने हॉकिश स्टांस को जारी रखने की उम्मीद है, जबकि डॉलर ने अपनी रैली जारी रखी है, जिससे क्रिप्टो और जनरल मार्केट्स में एक बड़ी गिरावट आई है। क्रिप्टो इन्वेस्टर्स 13 सितंबर के सीपीआई के प्रकट होने का उत्सुकता से इंतजार करेंगे। मर्ज भी उसी तारीख के आसपास कहीं ना कहीं पूरा हो जाएगा। इथेरियम की कीमत पर ड्यूअल फैक्टर्स का बड़ा प्रभाव पड़ेगा। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई इस साल एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अपने डिजिटल मनी को पेश करेगा। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर टी रवि शंकर के अनुसार, जिन्होंने 7 सितंबर को इसकी घोषणा की थी, उन्होंने इंडिया आइडियाज समिट में बोलते समय दावा किया कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए सबसे प्रभावी सॉल्यूशन है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन ने यूनियन बजट में 2022-2023 के लिए सीबीडीसी की शुरुआत का वादा किया था। शंकर ने कहा कि यूपीआई या यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ग्लोबली ज्यादा ओरिएंटेड होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि आरबीआई स्टेक होल्डर से इनपुट के जवाब में डिजिटल भुगतान के संबंध में पॉलिसी को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है। शंकर ने इस बात पर भी रोशनी डाली कि देश का डिजिटल पेमेंट मार्केट सालाना 40 से 50% की दर से एक्सपांड कर रहा है, जो इसके बढ़ते महत्व को रेखांकित करता है। वही आरबीआई के डिप्टी गवर्नर ने उसी समय कहा कि सेंट्रल बैंक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के संदर्भ में डेटा प्राइवेसी का प्रोटेक्ट के लिए काम कर रहा है। सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज बायनांस इथेरियम मर्ज से पहले यूएस में ईटीएच या ईथर स्टेकिंग पेश कर रहा है। एक्सचेंज ने बुधवार को घोषणा की है कि बायनांस अपने यूएस कस्टमर्स को 6% एनुअल परसेंटेज यील्ड या एपीवाई की ऑफरिंग कम से कम $1.51 ईटीएच पर करना शुरू कर देगा। स्टेकिंग एक प्रोसेस है जब यूजर्स प्रूफ ऑफ स्टेक नेटवर्क्स के संचालन का सपोर्ट करने के लिए अपने डिजिटल एसेट्स को लॉक करते हैं। 2 महीने पहले बैंक करप्सी फाइलिंग के बाद क्रिप्टो करेंसी लेंडर वॉयजर डिजिटल अगले हफ्ते एसेट ऑक्शन के लिए तैयार है। 6 सितंबर से एक कोर्ट डॉक्यूमेंट के अनुसार ऑक्शन 13 सितंबर को सुबह 10 बजे शुरू होगी। कल ऑक्शन में क्वालिफाइड बीडर्स जो तय करेंगे कि प्लेटफॉर्म का एसेट कौन खरीदेगा, उन्होंने अपने बिड्स को सबमिट किया है, जिसकी 29 सितंबर को सुनवाई के दौरान रिजल्ट को मंजूरी दी जाएगी। हालांकि इस प्रोसेस के दौरान बीडर्स को एनोनिमस रखा जाएगा। क्रिप्टो एक्सचेंज एफटीएक्स और इसकी एफिलिएटेड कंपनी एलामेडा ने जुलाई में अपना प्रस्ताव पब्लिक किया था, जिससे वॉयजर की लीगल टीम ने कड़ी प्रतिक्रिया दी।
ऑफर की गई अमाउंट या रीऑर्गेनाइजेशन में सपोर्ट की क्वालिटी के टर्म्स में बिड्स अलग हो सकती है और बैंक करप्सी से कई अल्टरनेटिव्स पेश कर सकती है। ऐसे में जिस प्रस्ताव को वॉयेजर काउंसिल कंज्यूमर्स और क्रेडिटर्स के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल मानता है, जिसे चुना जाएगा। प्रोमिनेंट स्टेबल कॉइन स्वैप एप्लीकेशन कर्व फाइनेंस अपने नेटिव स्टेबल कॉइन डब किए गए CRV USD के लॉन्च के करीब है। कोड लाइब्रेरी येट अनडिप्लॉयड CRV USD स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक इंटरफेस के रूप में काम करेगी और मच एंटिसिपेटेड टोकन्स जारी करने की दिशा में फर्स्ट स्टेप मार्क करेगी। हालांकि कई डेवलपर्स ने टोकन के बारे में ज्यादा जानकारी शेयर करने से इनकार कर दिया है। डॉलर पेग एसेट को तैनात करने की कर्व की योजना पहली बार जून में पब्लिक हुई थी। स्टेबल कॉइन के फाउंडर माइकल इगोरोव ने पिछले महीने इसे कंफर्म कर दिया है और यह संभव है कि CRV USD सितंबर में जारी किया जाएगा। ब्लॉकचेन साइबर सिक्योरिटी कंपनी सर्टी के अनुसार एवलांचे ब्लॉकचेन पर एक फ्लैश लोन अटैक ने एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट साथ ही कई लिक्विडिटी प्रोवाइडर से USDC में $370,000 की चोरी को अंजाम दिया है। दरअसल फ्लैश लोन एक्सप्लॉइट एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सिक्योरिटी का दुरुपयोग है, जिसके तहत एक नेफेरियस एक्टर टिपिकली एक लेंडिंग प्रोटोकॉल से अनकोलेटराइज्ड फंड्स उधार लेता है और किसी दिए गए एसेट की कीमत में मैनिपुलेट करता है, जिससे उसका मूल्य बढ़ जाता है। एक फ्लैश लोन के नेचर के कारण जब अटैकर एसेट को आर्बिट्रेज करने में कामयाब हो जाता है तो वे उसे ट्रांजैक्शन में बोरोड फंड्स को वापस बेच देते हैं और प्रॉफिट अपने पास रख लेते हैं। फ्लैश लोन्स पहले भी कई हाई प्रोफाइल क्रिप्टो हिस्ट में शामिल रहे हैं, जिसमें 2022 का तीसरा सबसे बड़ा डीफाई डैब बीन स्टॉक को $182 मिलियन का नुकसान हुआ था। टेक फोकस वेंचर कैपिटल फर्म हीरो कैपिटल ने 300 मिलियन यूरोस पर अपना सेकंड फंड क्लोज कर दिया है। लेटेस्ट फंड यूके, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में शुरुआती स्टेज में गेम्स और मेटावर्स इनोवेटर्स को टारगेट करेगा। हीरो ने 2019 में 150 मिलियन यूरोस पर अपना पहला फंड क्लोज किया है। इसने अब तक गेम स्टूडियो, गेमिफाइड फिटनेस और क्रिएटर प्लेटफॉर्म स्टार्स में 21 इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, जिनमें पॉलीआर्क, कीन, स्नोप्रिंट, फ्लेवरवर्क्स, हैप्पी वोल्केनो, फिटएक्सआर, जेड विप्ट, FRVR, फ्रेम प्ले, LIV और लोको का नाम भी शामिल है। हीरो वन हीरो मेटावर्स एक्विजिशन 1 यूरोप के पहले गेम और मेटावर्स SPAC का भी लीड स्पॉन्सर है, जिसमें अपने लंदन IPO में 150 मिलियन पाउंड्स जुटाए हैं। थाईलैंड के सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन यानी SEC ने क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज ZipMax और कंपनी के एक को फाउंडर और इसकी थाई यूनिट के CEO अकालार्प यिमविलाई के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज की है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार जुलाई में एक्सचेंज द्वारा विड्रॉल की अनुमति देना बंद करने के बाद SEC रिपोर्टेडली ZipMax से ट्रांजैक्शनल डेटा जमा कर रहा है। एजेंसी के अनुसार ZipMax और अकालार्प मटेरियल के प्रोड्यूस करने के डेडलाइन को मिस कर दिया, जिससे SEC को कार्रवाई करने के लिए प्रॉम्प्ट किया गया। इसके अलावा ZipMax के एक रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि ZipMax अब नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन को इकट्ठा कर रहा है, जो कि ZipMax और ZipMax Pte Ltd दोनों से संबंधित है, एक ऐसी एंटिटी जो थाई SEC के रेगुलेटरी जुरिसडिक्शन में नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। Web3 वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ बने रहिए 3.OTV के साथ। तब तक के लिए मैं संदीप कसालकर आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।